हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो ये सोचते हों कि जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप सफल हो जाएंगे, तो आपकी मुश्किलें काफ़ी आसान हो जाएंगी। जीवन में जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। देखो फ्रेंड्स, जंगल में जब सुबह होती है तो शेर और हिरन दोनों के पास ही सिर्फ और सिर्फ एक प्रतियोगिता का ही विकल्प होता है। शेर ये सोचता है कि अगर वो हिरन से तेज नहीं भागा तो निश्चित रूप से वो आज भूखा रह जाएगा, और वहीं पर हिरन ये सोचता है कि उसे शेर से तेज भागना है, नहीं तो वो शाम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं, लेकिन संघर्ष तो दोनों को ही करना पड़ता है। इसलिए संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से कभी घबराइए मत। और जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो आपको इम्प्रूव करने के लिए आती हैं, इसलिए मुश्किलों का डट कर सामना करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 8 अप्रैल है और 7 अप्रैल को यूपीटीईटी की जो फाइनल आंसर की है जारी कर दी गई है। तो कल यूपीटीईटी की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक में 5 प्रश्न और जूनियर में 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि स्टार्ड हैं, यानी कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिस पर सभी को अंक मिलेंगे। तो क्या कुछ प्रश्नों के उत्तर बदले भी गए हैं? जी हाँ। अगर हम प्राइमरी के बारे में बात करें तो प्राइमरी में भी और जूनियर में भी कुछ प्रश्नों के जो उत्तर पहले थे उनमें नया जो उत्तरमाला जारी हुई है उसमें बदलाव भी किया गया है। तो प्राथमिक स्तर में 5 प्रश्न और उच्च प्राथमिक में 3 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को अंक दिए गए हैं। सूची के मुताबिक प्राथमिक में 5 प्रश्नों के उत्तर बदले भी गए हैं, और जबकि उच्च प्राथमिक में 4 प्रश्नों का जो उत्तर है वो बदला गया है। अब आज दोपहर के बाद परिणाम जारी होगा, और परिणाम जारी होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितने अंक किसके बने। ये जो उत्तरमाला है ये उपलब्ध है 22 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट पर। अनऑफिशियल वेबसाइट पर इसे आप कभी भी देख पाएंगे, जैसे कि studyvigyanprakash.com है, वहाँ पर आपको ये उत्तरमाला हमेशा उपलब्ध रहेगी, क्योंकि मैंने इसे वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो ये वहाँ पर आप कभी भी देख पाएंगे और इन विषयों के प्रश्नों पर मिलेंगे अंक। तो कल मैंने बताया था आपको ना कि कुल मिला के देखा जाए तो हिंदी में, प्राथमिक में हिंदी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और जो सीडीपी होता है उसमें 1, अंग्रेजी में 3 और संस्कृत में 1 प्रश्न ऐसा है जो कि स्टार्ड है, जिसमें मतलब 1 से अधिक उत्तर सही रहे। तो इनमें सभी प्रश्नों को कॉमन घोषित कर दिया गया। और उच्च प्राथमिक में उर्दू में 1, विज्ञान में 1 और सामाजिक विषय में 1 प्रश्न है, जिस पर सभी को जो है कॉमन अंक देने की बात कही गई है। दोपहर बाद आज आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कितने प्रतिशत लोग यूपीटीटी में और कितने प्रतिशत लोग जूनियर की परीक्षा में पास आउट हो रहे हैं। हालांकि संख्या तो बहुत अधिक है जो लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं। अगर देखा जाए तो प्राथमिक लेवल में कुल 12,91,627, मतलब लगभग 13 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो थे रजिस्टर्ड थे। इसमें से 10,73,302 लगभग 83% जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए हैं। उच्च प्राथमिक में 8,73,552 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। 7,48,810 परीक्षा में शामिल हुए। अब देखते हैं रिजल्ट कितने प्रतिशत आता है, तो इस पर भी हमारी रहेगी नज़र। और अगर आपको भी चाहिए रिजल्ट की सबसे पहले अपडेट, तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहीं फ्रेंड्स, एक छोटी सी खबर देते हुए आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के 3 पदों पर अंतिम चयन का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, वेक्टर बॉर्न डिजीज कार्यक्रम में, मतलब ये कुछ ऐसे 3 पदों पर जो परिणाम है जारी कर दिए गए हैं यूपीपीएससी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व निरीक्षकों और नायब तहसीलदारों की होगी भर्ती। तो कई वर्षों से लेखपालों और संग्रह अमीनों और भूमि अध्यापती अमीनों राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति का इंतजार है। तो टाइटल से आपको क्या लगता है? राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदारों की नई भर्ती होने वाली है खुली प्रतियोगिता से? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो खबर है इसे हो सकता है कि अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले आपको बता दें कि तैयारी कर लीजिए, नई भर्ती आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पदोन्नत से भरने वाली भर्तियाँ हैं। और राजस्व परिषद अगले 100 दिनों में राजस्व निरीक्षकों के रिक्त 2900 और नायब तहसीलदारों के रिक्त 602 पदों को भरने का फैसला किया है। इससे पिछले कई वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे राजस्व सेवा के कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
फील्ड में राजस्व प्रशासन के कामकाज में भी तेजी आएगी। राजस्व परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों पर जितने भी रिक्त पद हैं उसमें 76:22:2, मतलब अगर 100 पद हैं तो 76 पद लेखपालों से और संग्रह अमीनों से 22 पद और भूमि अध्यापतीय अमीनों से 2 पद भरे जाएंगे जितने भी रिक्त पद हैं। तो ये एक रेशियो है, इसी के अनुपात में जो पदोन्नति है वो की जाएगी। तो वर्तमान में राजस्व निरीक्षक के करीब 2900 पद खाली हैं। परिषद ने चयन वर्ष 2018-19 में 2018-19 से 2020-21 तक राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर ली है। करीब 2000 से अधिक लेखपालों, संग्रह अमीनों और भूमि अध्यापतीय अमीनों की पदोन्नति की इसमें संभावना है। तो ये जो पद हैं ये पदोन्नति से भर जाएंगे। तो मतलब ये कि बेसिकली आपको जो है तैयारी करनी है बस लेखपाल भर्ती की ही, बाकी के जो पद हैं अभी नहीं आ रहे हैं। वहीं पर जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की परीक्षा में सफल हुए हैं उनके नियुक्ति पत्र को जारी करने से कोर्ट ने रोक लगा दी है और महानिबंधक को 8 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों को इस आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया है ताकि कोई चाहे तो याचिका में अपना पक्ष भी रख सके। कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन से 1 हफ्ते में याचिका पर जवाब भी मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। तो देखो बेसिकली बात यह है कि याचिकाकर्ता की आपत्ति भर्ती परीक्षा के द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित टाइप टेस्ट में दिए गए अंकों और स्पीड को लेकर है। कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार ये नहीं बता सकी कि एनटीए, जिसे यूपीपीसीएल ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे यूपीपीसीएल ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, महानिबंधक ने भर्ती में उसकी सहायता क्यों ली। याचिका में 17 अगस्त 2021 को महानिबंधक द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के तहत टाइप टेस्ट में अंक देने में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक 25 पाने के बावजूद उनका चयन नहीं किया जा सका। याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि अगर 15 मिनट में 400 शब्द टाइप करने वाला 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से टाइप करेगा तो वह भी न्यूनतम अंक अर्जित कर लेगा। 50 में से 25 अंक लाने थे। याचियों का कहना है कि उन्होंने 25 अंक अर्जित किए फिर भी उनका चयन नहीं किया गया। यह चयन प्रक्रिया का दोष है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया याची अंतरिम राहत पाने के हकदार हैं। तो देखते हैं कि इस पर अगली जो सुनवाई होती है उसमें क्या होता है। और टाइप टेस्ट को लेकर जो संस्था यहाँ पर आवंटित की गई थी उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। परीक्षा एनटीए ने आयोजित करवाया था लेकिन टाइपिंग टेस्ट के लिए एक अलग संस्था का चयन किया गया था। और देखिए 2 जिलों में 38 केंद्रों पर होगी स्टाफ नर्स की परीक्षा। तो आपको पता ही है कि यूपीपीएससी ने यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स की जो परीक्षा है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 10 अप्रैल को होगी और प्रयागराज में 10 केंद्रों पर और लखनऊ में 28 केंद्रों पर परीक्षा रहेगी। हर केंद्र पर 11 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो यहाँ पर देखो कुल 448 पदों पर भर्ती निकाली गई थी 2017 में। तो आवेदनों से जो आवेदन के नियम है उससे असंतुष्ट होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की थी और कोर्ट के 25 जनवरी 2018 के आदेश के अनुसार आयोग ने उक्त विज्ञापन को निरस्त करके 21 जनवरी 2022 को पुनर्विज्ञप्ति करके इस पर नए सिरे से आवेदन लिया है और अब इसकी परीक्षा होने जा रही है। वहीं पर देखो एक छोटी सी खबर और है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों स्टाफ नर्स सिस्टर भर्ती मामले में सफल अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने वालों का चयन में विचार न करने के खिलाफ याचिका पर सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी है और कहा है कि घोषित परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। और देखिए अगली खबर है कि एक परीक्षार्थी था पंजीकृत, उसने भी छोड़ी परीक्षा। तो यूपी बोर्ड परीक्षाओं में एक भी परीक्षार्थी शामिल नहीं हुआ। ऐसा सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा लेकिन यह सत्य है। गुरुवार को पहली पाली में इंटरमीडिएट की बीमा सिद्धांत और व्यवहार पुराना पाठ्यक्रम वाणिज्य वर्ग के लिए परीक्षा कराई गई। इसमें प्रदेश में मात्र एक परीक्षार्थी पंजीकृत था और वो भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। तो दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की परीक्षा हुई। इसमें सूबे में कुल 16,01,556 का पंजीकरण था। इसमें 14,77,164 परीक्षा में शामिल हुए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अभी चल रही हैं और बाकी की जो न्यूज़ आपको पता ही है कि
कुछ नकलची भी पकड़े जा रहे हैं, कहीं कहीं परीक्षाओं में गड़बड़ी भी पाई जा रही है, जो कुछ भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखो यहाँ पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रवेश के लिए CUET का जो पोर्टल है वो शुरू हो चुका है। तो CUET में जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके लिए जो अप्लाई लोग करते हैं, तो अप्लाई करने का ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग प्रवेश लेना चाहते हैं उनको 650 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा। DU में इस बार CUET के स्कोर के आधार पर दाखिला मिलेगा। इसके अलावा कई सारे अन्य केंद्रीय विद्यालय हैं जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय वगैरह, तो वहाँ पर भी इसी के स्कोर से जो आपको जो है एडमिशन है वो दिया जाएगा। तो इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन होते हैं उसके लिए CUET की परीक्षा देना कंपलसरी कर दिया गया है। CUET का जो आयोजन है ये NTA करवा रहा है। आगे बढ़े तो बात करते हैं LT ग्रेड के बारे में। तो LT ग्रेड में वर्तमान में अभी तक जो अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिले हैं, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अध्याचन मिल चुके हैं, इसका मतलब LT ग्रेड की वैकेंसी भी इस साल आने वाली है। तो LT ग्रेड के लिए भी आपको अपनी प्रिपरेशन यानी कि कम से कम GS तो अभी से आप पढ़ते रहिए। और LT ग्रेड के लिए अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें नए अध्याचन जो मिले हैं उसमें लगभग 1200 पदों का अध्याचन मिल चुका है। हालांकि 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 10,768 पद थे और उसमें भी कई विषयों में बहुत सारे अभ्यर्थी मिले ही नहीं। मतलब जब रिजल्ट जारी हुआ तो बहुत बड़ी संख्या ऐसे मतलब पदों की रही जो भरे नहीं जा सके। तो इन पदों को कैरी फॉरवर्ड करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ये जो पद हैं ये नए अध्याचन में शामिल नहीं हुए हैं। तो अभी तक जो पुराने पद हैं, जो पुराने जो रिक्त पद हैं उसको नए अध्याचन में शामिल करने की बात सामने नहीं आ पा रही है। तो अभी जो विज्ञापन जारी होगा तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो पुराने पद हैं जो कैरी फॉरवर्ड होने हैं कितने पद हैं और उनको जोड़ के ही विज्ञापन जारी होगा। यानी कि LT ग्रेड के बारे में सूचना तो है कि अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, कितने पदों पर जारी होगी, तो इसके बारे में अभी क्लियर कट जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अगर आयोग चाहे और विभाग चाहे तो काफ़ी बड़ी संख्या में पदों पर विज्ञापन जल्द ही जारी कर सकता है। और चलते चलते एक छोटी सी खबर कि JEE मेन का पहला चरण जून में, नीट 17 जुलाई को होगा। तो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2022 की तारीखें बदल दी गई हैं। अप्रैल 17 में होने वाली परीक्षा अब जून में और मई की परीक्षा जुलाई में होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट जो UG है वो 17 जुलाई को कराई जाएगी। इसके लिए पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो बुधवार से शुरू हो गई है। तो NTA ने बुधवार को संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2022 को 2022 के बोर्ड परीक्षा कैलेंडर के साथ टकराने के कारण स्थगित किया गया है। कई अभ्यर्थियों ने इस बाबत NTA से शिकायत की थी। पहला सत्र 21, 24, 25, 29 अप्रैल और 1 और 4 मई को आयोजित होने वाला था। अब 20 से 29 जून तक इसे आयोजित किया जाएगा। दूसरा सत्र जो कि 24 से 29 मई तक था अब 21 से 30 जुलाई के बीच में होगा। ब्यौरा आपको मिल जाएगा nta.ac.in, zmain.nta.nrc.in पर। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।